नमस्कार स्टूडेंट्स, अपना एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है जिसमें मैंने आपको सारे लगभग दक्षिण भारत के उत्तर भारत के राजवंश करवा दिए। हम 8वीं शताब्दी से के लगभग जो शुरू होता है, मतलब अपना मध्यकालीन शुरू होता है, वहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा चोल वंश के बारे में। देखिए, चोल वंश 2 बार पढ़ने आपको इतिहास में। अच्छा, कैसे पढ़ने सोचो जरा। एक तो आपने संगम युग में पढ़ा था चोल वंश, ठीक है जी, 3री शताब्दी से लेकर 4थी शताब्दी तक वो रहा था। उसके बाद वो उसका पतन हो जाता है, ख़त्म होना शुरू हो जाता है। उसके बाद ये पिक्चर में फिर से वापस आते हैं 9वीं सदी में। इन चीज़ों को आपने कोरिलेट करके याद करना है। तो चोल वंश पूरे आपको मतलब दक्षिण भारत के जो राजवंश में 2 बार पढ़ना है। एक तो 3rd से लेकर 4th शताब्दी तक, फिर आपको 9वीं सदी के अंदर पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं चोल वंश के बारे में। सबसे पहले जो पुराना वाला था, जो आपका पुराना वाला संगम युग वाला, उसको मैं एक बार से फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। एक बार आप ध्यान से पिक्चर फिर से देख लो। संगम वाला 3rd से लेके 4th शताब्दी वाला पहले देख लो। ये वो मैप है, लेक्चर संगम काल वाला फिर से आप देख लेना। ये अपना क्या है, चेर राजवंश जो हमें यहाँ पे पढ़ना होता है उसके बारे में है, ठीक है जी। ये चेर है आपका, जो आज का केरल है। ये आपका क्या है, पांड्या है। और ये आपका चोल साम्राज्य था, जिसमें आपने अलारा, करिकलाल ये सब पढ़े थे। और ये आपका उनका जो चिन्ह है, कौन, बाघ। और इनका चिन्ह क्या था, मछली था। इनका क्या था, धनुष था। देखिए, मेरा मकसद ये होता है कि बच्चों को चीज़ें ना इतिहास की कोरिलेट कर दो, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि बार बार कभी आप एलारा के बारे में पढ़ा, फिर कभी आप जाको राजेंद्र प्रथम मिल रहा है, आप बोलोगे ये हो क्या रहा है ना। आपको सिस्टम में बिठाना कैसे हिस्ट्री को, वो सुनो कि जो चोल राजवंश है वो आपको 2 बार पढ़ना है। एक तो 3rd शताब्दी से लेके 4th शताब्दी तक पढ़ना है, फिर इनका पतन हो गया, फिर वापस ये 9वीं सदी में उभर के आई। बात समझ गए? इसलिए मैं आपको डिटेल में कराऊंगी। चाहे मेरा वीडियो लेक्चर लंबा हो जाएगा, लेकिन आपका क्वेश्चन कोई नहीं छूटेगा और आपका हिस्ट्री का डाउट कोई नहीं छूटेगा, ठीक है बच्चे। यहां देखिए, आप संगम वाले एक बार इस राजवंश को एक बार पढ़ लो। कहते हैं चोल राजवंश, क्षेत्र क्या था इनका, पेन्नार से दक्षिण वेल्लारू नदियों के बीच में था। पुराना जो संगम हमने पढ़ा था उसमें क्या था, पेन्नार से लेकर दक्षिणी वेल्लार 2 नदियों के बीच का ये एरिया हुआ करता था, ठीक है जी। आगे है राजधानी इनकी क्या होती थी, पुहार, कावेरी पट्टनम। आपको देखो क्वेश्चन आएगा, 9वीं शताब्दी वाली राजधानी आ सकता है या आपको संगम काल वाली राजधानी आ सकता है। तो आपको दोनों ही पता होना चाहिए ना, इसलिए। तो उस समय संगम काल के समय चोलों की राजधानी पुहार, कावेरी पट्टनम और आरंभिक राजधानी उत्तरी मलनोर या उरेर आपको ज्यादा देखने को मिलता है। इनका राजकीय चिन्ह क्या था, बाघ या चीता हुआ करता था। प्रमुख शासक उस समय पे कौन थे, इलंजेती चेन्नी, जो इसका प्रथम ऐतिहासिक शासक था। फिर आपको एलारा देखने को मिला, जिसने श्रीलंका पे विजय हासिल की। फिर आपको करिकाल देखने को मिला। 3 राजे महत्वपूर्ण आपको संगम युग में मैंने इसमें पढ़ाए थे। यहां से क्वेश्चन आते हैं। ये क्या था, करिकाल सबसे महत्वपूर्ण था। करिकाल का जो मतलब जो शासन पीरियड था ना, 190 ईस्वी के करीब था। इसकी उपलब्धि क्या, इसने ऐसा क्या काम किया, पुहार की स्थापना की थी, कावेरी नदी पे इसने बांध बनाया था। शॉर्ट में करवा रही हूँ। वैनी का युद्ध, पांड्या व चोर सहित 11 राजाओं को इसने हराया था। क्योंकि देखिए, इसके इधर ये चेर थे, ये चेर, और इधर पांड्या, और इधर ये चोल हुआ करते। इसने क्या किया, करिकाल ने इन दोनों के शासक मिलाकर 11 राजाओं पर विजय हासिल की थी, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। आई बात समझ में? आगे है वाहे परंदलई का युद्ध, 9 राजाओं पे विजय हासिल की। 11 राजाओं पे और 9 राजाओं पे इसने क्या की थी, विजय हासिल की थी। ये है चोल डायनेस्टी के वो राजा जो संगम काल में हमने पढ़े थे, ठीक है जी बेटा। आगे देखते हैं। चलिए, ये मैप मैंने आपको समझा दिया, संगम पीरियड का है ये। तो
चलिए, और इनका पतन कैसे हुआ? पतन कहते इनका जो पतन संगम काल वालों का लगभग 4वीं सदी के पश्चात हो गया, और 9वीं सदी में ये विजय लाला के नेतृत्व में दोबारा पिक्चर में आते हैं। ठीक है जी, यानी 3री से लेके 4थी शताब्दी तक इन्होंने राज किया संगम वाले चोलों ने, फिर इनका कोई अता पता नहीं रहा। फिर 9वीं शताब्दी में 9वीं में जाके विजय लाला ने दोबारा से क्या है, चोल डायनेस्टी की क्या कर दी, स्थापना कर दी। ठीक है जी, आगे देखते हैं। आगे है चोलों का पतन हुआ कैसे? कहते ऐसा माना जाता है कि करी काल के बाद चोलों की शक्ति एवं सत्ता धीरे धीरे क्या होने लगी, क्षीण होने लगी। संभवतः संगम काल में चोल शासकों ने 3री सदी से लेकर 4थी सदी तक, 3rd से लेकर 4थी तक, ठीक है जी, क्या किया था, शासन किया था। इसके उपरांत उरियर, एक राजधानी क्या इनकी, उरियर के चोल राजवंश का प्रभुत्व क्या हो गया, समाप्त हो गया। और 9वीं सदी में, 9वीं सदी के मध्य तक आते आते विजय लाला ने क्या, विजयालय ने नेतृत्व में चोल सत्ता का क्या हुआ, दोबारा से उदय देखने को आपको यहाँ मिलता है। 9वीं सदी में विजयालय ने के नेतृत्व में चोल दोबारा आपको पिक्चर में देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो ये जो 9वीं शताब्दी वाला जो चोल वंश था ना, वो सुन लीजिए, इसके कंटेम्परेरी यहाँ पे चालुक्य थे। ठीक है जी, और ये जो रेड कलर दिखाई दे रहा है आपको, ये है चोलों का प्रभाव, जहां जहां तक चोल राज्य का ये देखिए फैला हुआ है एरिया। और ये जो आपको ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, इनकी वो जगहें हैं जहां पे इनका प्रभाव हुआ करता था। टेरिटरीज अंडर इंपीरियल चोला इन्फ्लुएंसेस, मतलब कि जो टेरिटरी चोल राज्य के अंडर हुआ करती थी। ठीक है जी, वो है ये सारी की सारी। तो आप देख सकते हो कितना प्रभाव है चोल वंश का 9वीं शताब्दी वाले का। आगे बढ़ते हैं। और ये जो ग्रीन कलर आपको यहां दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर क्या है इनका, इनकी जो यहाँ पे ट्रेड वगैरह करने जाते थे। ठीक है जी, ये आगे बढ़ते हैं। यानी एशिया का दक्षिणी भाग, भारत का दक्षिण पूर्वी भाग, इतना इसका प्रभाव फैला हुआ था। आगे अब एक कंपैरिजन कराऊंगी, ऐसे कोई टीचर आपको याद करवाने वाला नहीं है, सीधी सी बात है। और बच्चे इसी डाउट में घूमते रहते हैं, भी करें क्या, ये क्या बार बार कभी चोला इधर से आ रहा है, कभी उधर से आ रहा है। देखिए, जो 3री से लेकर 4थी शताब्दी तक, 4th शताब्दी तक जो राजवंश थे चोला के, वो कौन कौन थे? इलन जेती चेन्नी प्रथम ऐतिहासिक शासक एक हो गया। फिर दूसरा हमारा एलारा, जिसने श्रीलंका पे विजय हासिल की, और करिकाल, जिसने चेर और पांड्या के 11 शासकों को मिलकर अकेले ने हराया था, ये हो गया। दूसरी ये बात कि इसने जो पुहार कावेरी नदी पर बांध बनवाया था। अच्छा, कावेरी नदी पे इसने बांध बनवाया था, ये भी श्रीलंका पे जीत लिया था, उसकी राजधानी अनुराधपुर तक पहुंच गया था, और वहां से लगभग 12,000 मतलब लोगों को जीत कर ही अपने साथ लाया था, और कावेरी नदी पे बांध बनवाया था इसने। और इसका पतन कब हो गया? 4वीं सदी में। फिर आपका 9वीं सदी में विजय लाला के नेतृत्व में जो पुनः ये राजा आते हैं। सुनो, इसमें राजा तो बहुत आएंगे, जैसे विजय लाला खुद आ गया, फिर आदित्य प्रथम आएगा, फिर प्रांतक आएगा, राजराज प्रथम आएगा, राजेंद्र प्रथम आएगा, राजाधिराज आएगा। तो इनके बारे में कुछ प्रमुख बातें वो हमने पढ़नी है, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ऐसा खास काम नहीं किया। हाँ, अंतिम जरूर देखना, राजेंद्र 3rd। कौन भाई? राजेंद्र 3rd। ठीक है, राजेंद्र जो 3rd था, इस वंश का अंतिम शासक था। तो इस तरह से चीजों को कंपैरिजन करके पढ़ना है। तो इस पूरे वंश के अंदर जो 9वीं शताब्दी वाला चोल था, उसके अंदर ये राजा हैं, जिसमें से हमें विजय लाला संस्थापक हो गया, उसके आदित्य के बारे में पढ़ना है, प्रांतक के बारे में पढ़ना है, राजराज प्रथम के बारे में पढ़ना है, और राजेंद्र प्रथम। ये तो 2 स्टार लगा ही लो, आप स्टार लगा लो। ठीक है जी। और अंतिम कौन हो गया अंतिम? यहाँ पर राजेंद्र 3rd हो गया। आगे देखते हैं।
इनकी जो राजनीतिक स्थिति, अब आपने सारी बात समझ में आ गई कि हम किस तरह से चोल राजवंश को अपने एग्जाम के लिए घेर लेंगे ताकि हमारा कोई क्वेश्चन छूटे ना। कहता है चोल जो राज्य था ना, पेन्नार और कावेरी नदियों के मध्य पूर्वी समुद्र तट पर अवस्थित था। पूर्वी समुद्र तट, ये पूरा इलाका, इसका समुद्री तट यहाँ था। कावेरी नदी और सॉरी पेन्नार और कावेरी और पेन्नार नदी के बीच में था। इस साम्राज्य के प्रमुख केंद्रों में उरियर, इसके प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? उरियर, कावेरीपट्टनम, तंजावुर और गंगईकोंडम चोलापुरम, ये जगह लोकेशन थी, मतलब ये शहर थे ना, ये इनके बहुत इंपॉर्टेंट थे। और जो इनकी राजधानी थी 9वीं सदी में स्थापित चोल वंश का जो प्रथम शासक था ना, विजयादित्य या फिर विजयालय बोलते हैं, ठीक है। और इनकी राजधानी तंजावुर देखने को मिलेगी आपको यहाँ पर। और वहां पे कौन सी थी? उरियर। समझ में आ गया? जो पहले संगम काल में चोल पड़ा तो आपको राजधानी कौन सी बतानी है? उरियर। और यहाँ पे कौन सी हो जाएगी? तंजावुर हो जाएगी। जो आरंभ में पल्लवों के सामंत था। हाँ, आपको पल्लव मैंने पढ़ाया। पल्लव की लोकेशन क्या थी? सुनो ध्यान से। पल्लव यहां थे और कभी 3rd से लेके 4वीं शताब्दी तक यहीं पे चोल हुआ करते थे। कहते जो ये विजय लाला जो 9वीं शताब्दी में फिल्म में आया है ना, ये कभी पल्लवों का क्या होता था? सामंत हुआ करता था। बात समझ गए आप? आगे है, इसने नर केसरी की उपाधि धारण की। ठीक है जी। विजय लाला ने पांड्य शासकों से तंजावुर को जीतकर उरियर के स्थान पर अपनी इसे राजधानी बना लिया। अब तंजावुर को किससे जीता? इसने पांड्यों से जीता। किससे जीता? पांड्यों से जीता। और इसको क्या बनाया? अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। किसकी जगह पर? पहले संगम काल में कौन होता था? उरियर राजधानी थी, और अब यहाँ पे तंजावुर राजधानी है। तो आपको चोल राजवंश की 2 राजधानियां पता लग गई। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं। विजय लाला की कहानी खत्म है। नर केसरी की उपाधि धारण की थी, पल्लवों का ये सामंत हुआ करता था। 9वीं शताब्दी में इसने क्या किया था भाई? चोल डायनेस्टी को वापस लेकर आया था। और इसने क्या किया था? पांड्यों से तंजावुर को जीतकर, मतलब कि तंजावुर को जीत लिया और अपनी राजधानी इसने बना लिया था। ये इसकी मेन बातें हैं। ठीक है जी। आगे इसका जो उत्तराधिकारी आदित्य प्रथम, कहते हैं इसके पश्चात 871 से 907 ईस्वी तक के मध्य आदित्य प्रथम के शासनकाल में चोलों ने पूर्ण रूप से स्वतंत्रता हासिल कर दी। इसने कोंद डराए की उपाधि धारण की। और विजय लाला ने कौन सी की थी? नर केसरी की। और इसने कौन सी की? कोंद डराए की। ठीक है जी। बस इतनी सी बात है इसके बारे में, कोई खास नहीं। फिर आगे प्रांतक 9 से 7, इसके बाद 9 से 7 से 955 के मध्य प्रांतक प्रथम की सत्ता स्थापित हुई। ठीक है जी। इसने मदुरै के पांड्य राजवंश को परास्त किया तथा मुद्रे कोंड की उपाधि धारण की। कोंड का मतलब क्या होता है? विजेता। ये जो तमिल भाषा है इसमें क्या बोलते हैं? कोंड का मतलब विजेता होता है। इसने क्या किया? पांड्यों की जो राजवंश की जगह थी ना, कौन सी? मदुरै को जीतकर मदुरै कोंड की उपाधि धारण की। विजय लाला ने कौन सी की? नरकेसरी की। आदित्य किसने कौन सी की थी? कोंद डराए की। अच्छा एक बात बताओ, आप याद करो, मेरे जब लेक्चर अगर देखे होंगे तो चालुक्य वंश का एक शासक था पुलकेशिन सेकंड। उसने पल्लव राजवंश का महेंद्र वर्मन के समय पे आक्रमण कर दिया। चालुक्य का शासक कौन? पुलकेशिन सेकंड। पल्लवों की राजधानी मतलब कांची पे उसने आक्रमण कर दिया। तब वहां पे शासक कौन था? महेंद्र था। तो वहां की जो उसने राजधानी जीत ली कांची की, और उपाधि कौन सी धारण की? कांची कोंड। फिर पल्लव शासक महेंद्र वर्मन का बेटा जब नरसिंह वर्मन शासक बनता है तो वो अपने बाबूजी का बदला लेने चलता है। कैसे? वो क्या करता है? चालुक्य वंश का जो पुलकेशिन सेकंड, जिसकी राजधानी वातापी हुआ करती थी, उसको जीत लेता है, उसको मारकर वातापी कोंड की अपनी उपाधि धारण करता है। इस चीज को आपने याद रखना है। आगे बात समझ में? आगे देखते हैं। प्रांतक प्रथम को अपने शासन के अंतिम समय में राजपूत शासक से पराजित होना पड़ा था। ठीक है जी। कंटेम्परेरी राजपूत भी चल रहे थे। राजपूत शासक ने तुकोलम के युद्ध में
ये याद कर लेना भाई, सुनो ध्यान से। ये हमारा चोल डायनेस्टी और यहाँ पे थे राजपूत जिनकी राजधानी मान्यखीर थी। चालुक्यों के ध्वंस करके कीर्तिवर्मन जो सेकंड था चालुक्य वंश का, वातापी वाले चालुक्यों का, तो उसके ये सामंत हुआ करता था, ठीक है जी। और इसने अपना क्या कर लिया, दंती दुर्ग ने अपना राजवंश स्थापित कर लिया। राजपूतों से ये हार गया था, ठीक है जी। कौन? प्रांतक प्रथम। कौन से युद्ध में? तकोलम के युद्ध में चोल सेना को परास्त किया तथा तोंड मंडलम पर अधिकार कर लिया। तोंड मंडलम इनकी एक प्रमुख जगह थी, किनकी? चोल राजवंश की। राजपूतों ने कब्जा कर लिया। आगामी समय में 957 से 973 ईस्वी के दौरान प्रांतक द्वितीय सुंदर चाल, जिसका अन्य नाम के सुंदर चाल के शासनकाल में चोलों ने राजपूतों से तोल मंडलम पर पुनः अधिकार कर लिया, ठीक है जी। प्रांतक फर्स्ट और प्रांतक द्वितीय जब बना था, उसने क्या किया, राजपूतों से, जो राजपूत इससे छीन के ले गए, क्या छीन लिया? तोंड मंडलम छीन लिया, तो प्रांतक सेकंड इसको वापस ले आता है। बस इतनी सी बात है इसके बारे में याद रखने वाली, ठीक है जी। और इजी है, जब आप स्टोरी सुनते हो ना, स्टोरी के रूप में कोई चीज सुनते हो तो आपके दिमाग में बैठ जाती है वो बात। आगे बढ़े। हाँ जी, राज प्रथम, अब इनके नाम हैं ही भाई ऐसे, राज प्रथम। प्रांतक प्रथम के पश्चात 985 से लेकर 1015 ईस्वी के मध्य चोल राजवंश का पराक्रमी शासक राज प्रथम बना। राजेंद्र प्रथम और राज प्रथम ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने व्यंगी के चालुक्य, मदुरै के पांड्य, दक्षिण मैसूर के गंग राजाओं को क्या कर दिया? परास्त किया था। याद रहेगा आपको, इसने क्या क्या किया? इसने व्यंगी के चालुक्य आपके यहाँ बैठे हुए थे, ये वाले व्यंगी के चालुक्य, और वातापी के चालुक्य यहाँ हुआ करते थे, फिर कल्याणी के चालुक्य बीच में अपनी राजधानी बनाते हैं। तो जब ये शासक बना कौन? राज प्रथम, इसने क्या कर दिया? व्यंगी के चालुक्यों को हराया, मदुरै के पांड्यों को हराया, और दक्षिण मैसूर कर्नाटक वाला उसके गंग राजाओं को हरा दिया। इसने केरल पर विजय प्राप्त करने के पश्चात कांडलूर सालेकल मरूत की उपाधि धारण की। सालेकल मरूत 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। राज प्रथम की सशक्त नौसेना ने सिंहल देश किसको बोलते हैं? श्रीलंका पर आक्रमण करके अनुराधपुर को पूर्णतः क्या कर दिया? ध्वस्त कर दिया था। अनुराधपुर श्रीलंका की राजधानी हुआ करती थी। सिंहल द्वीप के उत्तरी भाग पर अपना अधिकार कर लिया, ठीक है जी। श्रीलंका की, जैसे भारत का ये श्रीलंका है, यहाँ पे इस पे उत्तरी भाग पे इसने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। राज प्रथम द्वारा चोल मार्चंड राजश्रय मार्तंड आरिमोल चोलेंद्र सिंह आदि क्या किया? टाइटल इसने उपाधियां धारण की थी, ठीक है। सालेकल मरूत भी ध्यान में रखना, और मार्चंड, राजाश्रय, राजा मार्तंड, अरिमेली, चोलेंद्र सिंह ये उपाधियां धारण की थी। महान विजेता होने के साथ ही राज प्रथम महान निर्माता भी हुआ था। महान निर्माता इसने मतलब पूरी शक्ति मजबूती दिखाई अपने राज्य को स्थापित करने में। इसने अपने राजधानी में राजेश्वर मंदिर का भव्य निर्माण, विशाल शिव मंदिर का निर्माण करवाया। राजेश्वर मंदिर जिसे कहते हैं, और इसमें क्या था? ये भगवान शिव का मंदिर बनवाया था, ठीक है जी। इसको याद रखना, आपसे पूछेंगे कि चोल राजवंश के किस शासक ने राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, तो आप क्या बताओगे? राज प्रथम ने। राज प्रथम कैसा थोड़ा नाम है ना कि रिपीट हो रहा है, राज। अरे राज भाई इधर आ, कैसे बोल देंगे? आगे चलते हैं। राजेंद्र प्रथम राज के पश्चात उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम 1012 से 1042 तक की सत्ता स्थापित होती है, ठीक है जी। राजेंद्र प्रथम ने केरल वाले थे, केरलों यानी कि चेरों को पांड्यों के
चेर नहीं, सॉरी, केरल में जो राजवंश थे, केरला के जो लोग थे वहां पर, और पांड्यों के विद्रोह को क्या कर दिया, शांत कर दिया। इन राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके अलावा राजेंद्र प्रथम ने कल्याणी के चालुक्य, वनवासी के कदंबों और मध्य के गोंडवाना को विजित किया था। ठीक है जी। तो इसके पराक्रम थे, इसने ऐसा ऐसा काम किया था। कहते हैं दक्षिण भारत की विजयों के पश्चात राजेंद्र प्रथम ने उत्तर भारत की तरफ मुंह किया, अपना अभियान किया। उत्तर भारत में कलिंग, कौशल, बंगाल, मगध तक चोल सेना ने अपना सफल अभियान किया। मतलब दक्षिण भारत के अड़ोस पड़ोस तो इसने जीत लिए, और ये वो दक्षिणी शासक था, इसने अपना मुंह ऊपर की तरफ भी किया। ये बंगाल भी, कलिंग भी, कौशल, बंगाल, कलिंग, मगध तक चला गया, मगध यानी कि बिहार तक। ठीक है जी। उत्तर भारत की विजय के उपलक्ष्य में राजेंद्र ने गंगईकोंडे चोल की उपाधि को धारण किया था। गंगईकोंड चोलपुरम की नगर की भी स्थापना की। इसने क्या किया, हाँ, पाल वंश का मतलब शासन चल रहा था उस टाइम पे वहां पे। तो इसने क्या किया, बंगाल में जब आक्रमण करता है तो वहां पर सिर्फ क्या लेने जाता है, गंगा नदी का पानी लेने जाता है। और ये बहुत सारे वहां पे मार धाड़, हाथी उथी काट के, मतलब युद्ध जैसे करता, युद्ध करके आ गया और लेकर के आया, वहां से पानी लेके आया, गंगा जल लेकर आया। और इसने क्या किया, अपने शहर में एक ना तालाब खुदवा के पानी भरवाया और वो फिर गंगा जल उसमें डाल दिया। इसने क्या बोला, गंगईकोंड चोलपुरम। ठीक है जी। उसका ये शहर शहर का नाम गंगईकोंड चोलपुरम बसाया, और उपाधि कौन सी धारण की, गंगईकोंड चोल। कोंड मतलब विजेता, गंगा को जीतने वाला। ठीक है जी। राजेंद्र की जल सेना अत्यधिक सशक्त थी, मतलब कि जो इसने ये युद्ध वगैरह जीते थे ना, अपनी ये सेना थी, युद्ध पानी के जरिए यहाँ पे तक पहुंचा था, पानी के रास्ते। क्योंकि इसकी जो जल सेना थी, नौ सेना थी, बहुत ज्यादा क्या थी, मजबूत थी। इनकी सेना ने अंडमान निकोबार व बर्मा के तटीय प्रदेशों पर अराकान, पेगुआती को विजित किया। ठीक है जी। आप ये समझ लो ना, ये अपना भारत और यहाँ पे अपने अंडमान निकोबार है, इसको भी क्या कर लिया, इसने जीत लिया था। इसके पश्चात राजेंद्र प्रथम के जहाजी बेड़े मलय, सुमात्रा, जावा तक अपने अभियान जारी रखे। आप समझ सकते हो, इंडोनेशिया तक चले गए थे ये लोग। इन विजय अभियानों के पश्चात भारत का व्यापार और संस्कृति का प्रसार हिंद, चीन और दक्षिण पूर्वी द्वीपों तक फैल गया था। ये काम किसने किया था भाई, ये राजेंद्र प्रथम ने किया था। राजेंद्र प्रथम किसका बेटा था, राजराज प्रथम का बेटा था। राजराज प्रथम ने क्या काम किया था, उसने राजेश्वर का मंदिर बनाया जो भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है जी। इस चीजों को आपने इस तरह से ध्यान में रखने हैं। आगे देखते हैं। राजाधिराज, र से नाम आ रहे हैं, राजराज, राजेंद्र प्रथम और राजाधिराज। उसे हमने पहले प्रांतक पढ़ा, फिर आदित्य पढ़ा, उससे पहले हमने विजयालय पढ़ा था। राजेंद्र प्रथम के पश्चात 1044 से 1044 से लेके 1052 तक ईस्वी के मध्य राजाधिराज का शासन स्थापित हुआ। ठीक है जी। इसने विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की। इनकी थोड़ी राज मतलब की जो उपाधि है थोड़ा सा लगाना पड़ता है भी, हाँ ये नरसी केसर की इसने की, साले मरुतकल की इसने करी, हाँ जी, मारतंड की इसने की। थोड़ा आप एक बार सीक्वेंस में बिठाओगे, लिखोगे, साथ में हो जाते हैं। ठीक है जी। इसने चेर, पांड्या और लंका के राजाओं को, विद्रोह को क्या है, दबाने का कार्य किया। चालुक्य शासक सोमेश्वर से प्रथम के साथ युद्ध करते हुए राजाधिराज की मृत्यु हो गई थी। ठीक है जी। इसके पश्चात राजेंद्र तृतीय, वीर राजेंद्र, अधिराजेंद्र, कुलोत्तुंग प्रथम आदि कई शासक हुए हैं। इस वंश का अंतिम शासक कौन है, राजेंद्र थर्ड है। ये लगा लो स्टार। संस्थापक विजयालय, उसके बाद आदित्य, उसके बाद प्रांतक फर्स्ट, उसके बाद आपका जो ये पढ़ोगे आप राजराज। ठीक है जी, राजराज प्रथम, फिर राजेंद्र प्रथम आपका आ गया, और फिर आपका खास बीच में मेन नहीं है, फिर राजाधिराज पढ़ा, और 3 थोड़े से नाम पता होने चाहिए और बाकी अंतिम याद कर लेना। जिसका शासन कितना है, 12,060 तक था, 12,000 बोल रही हूँ, यानी 1200 से लेकर 1267 तक स्थापित हुआ था। ठीक है जी। इस चीज को आपने याद रखना। अंतिम शासक की बात कर रही हूँ। आगामी समय में तुर्की साम्राज्य की बढ़ती शक्तियों के आगे चोल शासन का क्या हो गया,
अंत हो जाएगा। 11वीं शताब्दी आ गई, तुर्की आक्रमण आपको गोरी गजनवी आपको सुनने को मिलेंगे। अब उनके आगे इनकी शक्ति कुछ काम नहीं कर पाती है, ये पतन होना शुरू हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब हमें देखना है इनके थोड़ा सा, ये तो हो गए राजाओं के बारे में बात। अब हमें क्या याद रखना है, इनके कुछ विशेष क्या है, मतलब ऐतिहासिक स्थल हैं उसके पढ़ लेते हैं, और इम्पोर्टेंट भी हैं भाई, कई बार एग्जाम में मैचिंग के लिए दे। वेल्लूर, यह पांड्यों व श्रीलंका की संयुक्त सेना को प्रांतक प्रथम ने क्या किया था, पराजित किया था। यहाँ पर वेल्लूर में क्या हुआ था, पांड्यों व श्रीलंका की संयुक्त सेना को प्रांतक प्रथम ने पराजित किया था। उत्तर मरेरु, यहां से चोल वंश से संबंधित 909 ईस्वी तथा 929 ईस्वी के 2 अभिलेख मिले हैं, इसलिए उत्तर मरेरु अभिलेख हम पढ़ते हैं कई बार, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा। फिर है गंगईकोंड चोलपुरम, यह नगर कावेरी पट्टनम के पास राजेंद्र प्रथम, बताया था ना मैंने, गंगा जल लेकर आता है, ने उत्तर भारत अभियान की सफलताओं के बाद ये बनाया था। फिर आपका है तंजौर, चोल साम्राज्य की राजधानी, जहां राजराज प्रथम द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे राजराज ने प्रथम ने कौन सा मंदिर बनाया, तो आप क्या बोलोगे, बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है जी, वही राजेश्वर मंदिर वाला। नेगापट्टम कोरोमंडल तट पर स्थित, यहाँ शैलेंद्र शासक ने राजराज प्रथम के समय विहार बनाया था, विहार जो बौद्ध धर्म के विहार होते हैं वो से। अनुराधपुर क्या था, चोल युग में श्रीलंका की राजधानी हुआ करती थी, चोलों के टाइम पे, जिसे राजराज प्रथम ने क्या किया, ध्वस्त कर दिया। किसने ध्वस्त किया, राजराज प्रथम ने। किसने ध्वस्त किया, राजराज प्रथम ने। अनुराधपुर को किसने ध्वस्त किया, राजराज प्रथम ने। तो कोलम का युद्ध हुआ था, देखो यहाँ 949 ईस्वी में, ये डेट भी याद रखनी है, हुए युद्ध में राजपूतों द्वारा चोल उत्तराधिकारी और राजादित्य की क्या हो गई, मृत्यु हो जाती है। चिदंबरम, यहाँ चोल शासकों का क्या है, राज्याभिषेक होता था। आपसे पूछेंगे कि चिदंबरम जगह किससे संबंधित थी, क्या बताओगे आप, कि यहाँ पे जितने भी चोल शासक हुए ना उनका राज्याभिषेक होता था। ठीक है जी, आगे है तोंड मंडलम, नवीन चोल वंश से संबंधित भूमि थी। ठीक है जी, तोड़ मंडलम। आगे बात समझ में, आगे देखते हैं। आगे है, हाँ जी, चोल शासकों ने विशिष्ट शासन प्रणाली की स्थापना की थी, विशेष यानी कि जिसमें केंद्रीय नियंत्रण के साथ ही स्थानीय तत्व भी विद्यमान थे। मतलब केंद्र गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट तो थी राजा के पास, है ना, वो तो थी, लेकिन लोकल लेवल पे, गांव के लेवल पे भी क्या है, इन्होंने क्या किया, स्थानीय तत्व देखने को मिलते हैं। चोल काल में शासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक होता था, वैसे सभी में राजतंत्रात्मक होता था। राजे क्या है, राजतंत्रात्मक, सिंपल सी बात है। सम्मानजनक उपाधियां धारण करते थे। ठीक है जी, कौन कौन सी, चक्रवर्तीगल, त्रिलोक सम्राट जैसी उच्च सम्मानजनक उपाधियां धारण करते थे। इस दौरान मंदिरों में चोल शासकों की मूर्तियां भी स्थापित की गई। चोल राजाओं ने जब ये मंदिर बनवाते थे, भगवान शिव का या कोई भी मंदिर बनवाया, उसमें अपनी मूर्ति भी बनवाते थे। चोल साम्राज्य को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से 6 प्रांतों में विभक्त किया। मतलब कितनी स्टेट थी ये चोल साम्राज्य है, इसको कितने भागों में, 6 भागों में ऐसे डिवाइड किया होता, आप देख सकते हो, मतलब बना लेना। आगे है, प्रांत को ये क्या बोलते थे, स्टेट को मंडलम, क्या बोलते थे, मंडलम बोलते थे, मंडलम। मंडलम के शासक जो शासन चलाता उसको क्या बोलते थे, वायसराय। अंग्रेजों वाला लग रहा है ना, अंग्रेजों वाला वायसराय है ना, मंडलम के शासक को बोलते थे। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, कहते हैं इस पद पर राजकुमारों की नियुक्तियां की जाती थी। राजकुमार मतलब राजा का बेटा, अगला मतलब बड़ा बेटा जो है, फिर वो नहीं है, फिर अगला। मंडलम का विभाजन कोट्टम या वलनाडु में, अब जैसे मान लो ये आपका क्या है, चोल राजवंश है, जगह लोकेशन है, सारा एरिया है, उसको कितने भागों में बांटा इन्होंने, 6 भागों में। 3 ऐसे बन गए, ये ज्यादा बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये इसकी स्टेट थी। अब जो ये स्टेट होती थी ना, इसको भी आगे इन्होंने डिवाइड कर रखा था, किसमें, कोट्टम या फिर वलनाडु में। और हमारे यहाँ पे हम स्टेट किस में डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करते हैं, तो इन्होंने किस में डिवाइड किया, कोट्टम में।
किया। कोट्टम में कई जिले गठित किए जाते थे, बता ही दिया मैंने। जिलों को क्या बोलते थे? नाडु बोलते थे। ठीक है जी। पहले इन्होंने मंडलम को किस में डिवाइड कर लिया? कोट्टम में। कोट्टम को भी आगे डिवाइड किया किस में? जिलों में, जिसको ये क्या बोलते थे? नाडु। नाडु 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 की सभा को नट्टार कहते थे। अब नाडु की जो सभा होती थी उसे क्या बोलते थे ये लोग? नट्टार बोलते थे, जिसमें सभी गांव और नगरों के प्रतिनिधि शामिल होते थे। अब ये जो नाडु सभा है जिसको नट्टार बोलते हैं, नट्टार बोलते हैं, इसमें कौन लोग थे इस सभा के? जितने भी गांव हैं उसके प्रतिनिधि, सरपंच वगैरह जो भी उसका हेड होता होगा वो, और नगरों के जितने भी हेड होते हैं वो सारे इसमें शामिल होते थे। इस सभा का प्रमुख कार्य क्या था? भू राजस्व का प्रबंध करना। किसका? भू राजस्व का प्रबंध करना। नाडु के अधीन अनेक ग्राम तथा संघ सम्मिलित होते थे। एक जो नाडु थे ना उसके अंदर अनेक ग्राम संघ सम्मिलित थे, जिसे कुर्रम कहते थे। कुर्रम, समझ में आ रहा है कि एक नाडु के अधीन, नाडु मतलब जिला, नाडु क्या है? जिला। उसके अंदर बहुत सारे ग्राम संघ थे। ग्राम के जो क्या है? संघ, यूनियन थी काफी सारी। कहते व्यापारिक नगरों में व्यापारियों की एक सभा आयोजित होती थी। इन व्यापारियों को नगरम कहते थे। व्यापारियों की जो यूनियन थी उसे क्या बोलते थे? नगरम कहते थे। अब एक बात बताओ, मौर्य काल जब पढ़ाया था वहां पे भी व्यापारियों का एक समूह था, यूनियन थी, क्या बोलते थे? श्रेणी। याद आया कुछ? आगे है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को ग्राम सभा कहते थे। क्या कहते थे? प्रशासन के सबसे छोटे लेवल पे, गांव लेवल पे होता था। ग्राम में 2 प्रकार की संस्थाएं थी, उर और सभा। महासभा घटित होती थी। ठीक है जी। ग्राम में क्या होती थी? उर और सभा। उर की बैठकें सभी ग्रामवासी में शामिल होते थे। उर की बैठक मतलब उसमें सारे के सारे क्या होते थे? ग्रामवासी इकट्ठे होते थे। उर और सभा क्या थी? अब ये 2 संस्थाएं थी जी गांव की। ठीक है जी। इसकी कार्य समिति को आलुंगनम अथवा गणम कहते थे। क्या कहते? गणम। सभा या महासभा की बैठकें अग्रहार ग्रामों यानी ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि में आयोजित होती थी। और ये मीटिंग जो करते थे ये कहाँ पे करते थे? अरहर किसको बोलते हैं? ब्राह्मणों को जो दान में दी गई भूमि है उसके ऊपर ये जाके वहां पे मीटिंग करके आते थे। इन ग्रामों को ब्रह्मदेय या मंगलम भी कहा जाता था। क्या बोलते थे? ब्रह्मदेय या फिर मंगलम भी कहते थे। सभा अपने कार्यों में को समितियों के माध्यम से करती थी। जो सभा है अपने काम को डिवाइड करने के लिए समिति बना दी। पानी की समिति, ठीक है जी, और कोई समिति, इस तरह से समितियों में ये काम करते थे। ठीक है जी। सभा अपने कार्यों को समितियों के माध्यम से करती थी, जिसे क्या बोलते थे? वारियम बोलते थे। क्या बोलते थे? वारियम। सभा द्वारा किसी कार्य विशेष हेतु नियुक्त व्यक्ति को वरियार भी कहा जाता था। वरियार कहा जाता था। ठीक है जी। इस चीज को आपने याद रखना है। आगे बढ़े। ये 1 लाइनर क्वेश्चन बन के आते हैं बेटा, ये आते ही आते हैं और इस चीज को आपने ध्यान से करना भी है। आगे देखते हैं। चोल काल में न्याय प्रदान करने हेतु नियमित न्यायालयों को स्थापित किया गया था। यहाँ पे क्या है? नियमित न्यायालय भी हुआ करते थे। कहते जो तत्काल लेखों में धर्मसान नामक एक न्यायालयों का वर्णन मिलता है। धर्मसान क्या है? धर्मासन। धर्मासन क्या है? एक न्यायालय का नाम है, कोर्ट का नाम है। आप अपनी लैंग्वेज में बात करें तो धर्मासन से तात्पर्य सम्राट के न्यायालय से है। सम्राट का जो न्यायालय था उसे क्या बोलते थे? धर्मासन, जो सुप्रीम कोर्ट एक तरह से। इन न्यायालयों के न्यायाधीशों को या पंडितों को धर्म भट्ट कहते थे। चोल राजवंश अच्छे से समझ में आ गया। अब उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था के बारे में जो बातें हैं वो प्लीज आप ध्यान में रखो। एक 1 लाइन क्वेश्चन में आते ही आते हैं ऐसे क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इनकी धार्मिक स्थिति। अब आपको इनके धर्म के बारे में तो पता होना चाहिए। कहते हैं चोलकालीन शासकों ने शैव और वैष्णव धर्म को प्रमुख रूप से अपनाया था। ठीक है जी। प्रसिद्ध चोल शासक राजराज प्रथम ने शैव धर्म में आस्था का प्रकट करते हुए शिवपाद शेखर के विरुद्ध मतलब उपाधि धारण की। शिवपाद शेखर
साथ ही तंजावुर में उसने राजराजेश्वर शैव मंदिर भी बनाया। कहां पर? तंजावुर में। किसने बनाया? राजराज प्रथम ने बनाया। राजेश्वर मंदिर किसने बताया? राजराज प्रथम ने बनाया। ठीक है जी। इस वंश के एक अन्य शासक कुलोतुंग द्वितीय ने शिव भक्ति के कारण चिदंबरम मंदिर में रखी गोविंदराज विष्णु की मूर्ति को उखाड़कर समुद्र में फेंकवा दिया। एक चीज थोड़ा ये ध्यान करना, कहते एक वंश का एक अन्य शासक हुआ जिसको कुलोतुंग द्वितीय ने शिव भक्ति के कारण चिदंबरम मंदिर में रखी गोविंदराज विष्णु की मूर्ति उठाकर कहां फेंक दी? समुद्र में फेंकी, क्योंकि ये खुद क्या कट्टर शैव धर्म को मानता था। एक थोड़ा सा सनकी राजा था जो कहता था कि मैं शिव को मानता हूं और यहाँ पर जो मूर्ति है वो गोविंदराज शिव की है। चिदंबरम मंदिर में उसको उखाड़ा और समुद्र में फेंक दिया। इस तरह का एक थोड़ा एक्सेप्शनल केस भी आता है, याद रख लेना। आगे देखते हैं। हाँ जी, चोल जो राज काल में वैष्णव धर्म के प्रसार में अलवारो, आपको पता है ना, नयननार ये भगवान शिव से संबंधित है। ठीक है जी। और अलवार ये क्या है? विष्णु से। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। वैष्णव आचार्यों में रामानुजाचार्य का नाम प्रमुख है। जो वैष्णव धर्म के आचार्य थे ना, उसमें आपको रामानुजाचार्य का नाम देखने को मिलता है। इन्होंने ब्रह्मा सूत्र पे भाष्य लिखा। क्या लिखा? ब्रह्मा सूत्र पे भाष्य लिखा, जिसे क्या बोलते हैं? श्री भाष्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्री भाष्य बोलते हैं। इन्होंने शंकराचार्य के अद्वैतवाद का खंडन करते हुए विशिष्टावाद मत को क्या किया? प्रतिपादित किया। आपसे पूछेंगे शंकराचार्य ने कौन सा वाद दिया था? अद्वैतवाद, मतलब उसकी विचारधारा थी। और जो रामानुजाचार्य थे उनका था विशिष्टाद्वैतवाद। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इनकी स्थापत्य कला के बारे में सुन लो। कहते पल्लवों द्वारा शुरू की गई द्रविड़ वास्तुकला। मैंने आपको बताया था ना कि दक्षिण भारत में जो मंदिरों की निर्माण कला थी दक्षिण भारत में, तो वो आपको क्या देखने को मिलती है? द्रविड़ शैली की। और उत्तर भारत में मिलेगी आपको नागर शैली। ठीक है जी, नागर शैली। दक्षिण में द्रविड़ शैली। और जो ये बीच में है यहाँ पे मिलेगी आपको वैसर शैली। और ये दोनों ही, वैसर शैली इसका और नीचे वाली द्रविड़ शैली का मिला जुला रूप है। तो हम बात करें दक्षिण भारत की। कहते पल्लवों द्वारा शुरू की गई द्रविड़ वास्तुकला चोल काल में भी अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंच गई, ऊंचाइयों पर पहुंच गई। इस काल को दक्षिण भारतीय काल का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं ना गुप्तों का स्वर्ण काल, गोल्डन इरा मानते हैं, तो चोल वंश का टाइम पीरियड को यहाँ पर स्थापत्य का क्या मानते हैं? दक्षिण भारत का स्वर्ण काल माना जाता है। इस बात को आपने ध्यान में रखना है। कहते 11वीं सदी के पूर्वाध उससे जस्ट पहले, 11वीं सदी के जस्ट पहले राजराज और राजेंद्र चोल ने के शासन काल में चोल साम्राज्य ने कला व संस्कृति के क्षेत्र में व्यापक प्रगति प्राप्त की। चोल स्थापत्य कला में मूर्ति कला, चित्रकला उत्कृष्ट संगम देखने को मिलते हैं। इन्होंने चित्रकला में भी अच्छा दिखाया, मूर्ति कला में भी अच्छा, और मंदिर भी अच्छे निर्माण करवाए। राजेश्वर यानी राजेश्वर मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। राजराज ने इसका निर्माण, राजराज प्रथम ने निर्माण कराया। कहां पर? तंजावुर में। गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर द्रविड़ वास्तुकला की क्या है? चोल शैली की सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है, बेस्ट एग्जांपल्स हैं। सिंपल बात। आगे चलते हैं। हाँ जी, तंजावुर का जो बृहदेश्वर मंदिर है, राजेश्वर मंदिर उसी को बोलते हैं। ठीक है जी। तंजावुर का जो बृहदेश्वर मंदिर है या राजेश्वर मंदिर, उसके बारे में कुछ बातें सुन लीजिए। कहते बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने लगभग 1000 ईस्वी में तंजौर में करवाया। मान लिया, मैं पिक्चर भी दिखाऊंगी अभी आपको। इस मंदिर को पेरुवुदेयार कोविल कहा जाता है। क्या बोलते हैं? पेरुवुदेयार कोविल कहा जाता है। तंजावुर में एक राजेश्वर मंदिर है या उसको बृहदेश्वर मंदिर भी बोला जाता है, और वो राजराज प्रथम ने बनाया था, 1000 ईस्वी में बनाया था। और बेस्ट एग्जाम्पल है इनकी चोलों की कला देखने का, भी पिक्चर भी दिखाऊंगी आपको मैं।
इसे क्या बोलते थे? पेरुवुदैयार। ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। अब पूछेंगे बृहदेश्वर मंदिर बताओ किससे संबंधित है, तो क्या बताओगे आप? क्या बताओगे भाई? ये है शिव भगवान से। इस मंदिर के 4 भाग है, मतलब 4 पार्ट है। नंदी मंडप, अर्ध मंडप, मंडप तथा गर्भगृह। ठीक है जी। इस मंदिर की कलात्मक उत्कृष्टता वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, कांस्य मूर्तियों, नक्काशियों के क्षेत्र में प्रदर्शित करता, मतलब बहुत ही बारीकी से आपको नक्काशी वाले काम देखने को यहाँ पे मिलते हैं। मूर्तिकला अच्छी है, चित्रकला अच्छी है और कांसे की मूर्तियां हैं यहाँ पर। कौन सी? कांसे की मूर्तियां। कहते हैं मंदिर की दीवारों पर शिलालेख उत्कीर्ण है। मंदिरों की दीवारों पर कुतर कुतर के, खरोच खरोच के शिलालेख लिखे हुए हैं जो कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारियां हमें प्रोवाइड करते हैं। आगे बात समझ में। मंदिर विशाल काय 4 दीवारी के भीतर स्थित है। इसके पूर्व में एक गोपुरम और 3 अन्य दिशाओं में साधारण प्रवेश द्वार है। एक गोपुरम मतलब गोपुरम द्वार, दिखाती हूँ पिक्चर में, आपको अच्छा लगेगा देखकर भी। ये है जी बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है जी, और बहुत ही सुंदर है। इसका निर्माण किसने कराया? राजराज प्रथम ने करवाया। ठीक है जी। कहाँ पर है ये? तंजौर में है। चोलों की सबसे मतलब उत्कृष्ट कला देखने को आपको यहाँ पे मिलती है। ठीक है जी, ये सब आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। बढ़े आगे, चलो चलते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने कोई गारा गुरा नहीं यूज किया, कोई सीमेंट यूज नहीं किया। पत्थरों को आपस में क्लब करके जैसे ब्लॉक्स जोड़ते ना, वैसे। कहते हैं नृत्य मुद्राओं में नटराज की कांस्य मूर्ति। अब इनकी जो चोलों की शैली देखोगे ना, इसमें आपको भगवान शिव की जो नटराज वाली मूर्ति ना, वो देखने को मिलेगी। कांस्य की बनी हुई है, वो पिक्चर में दिखाती हूँ अभी। कहते राजेश्वर व गंगोंड चोलपुरम का मंदिर चोल कलर का मूर्ति कला का अच्छा उदाहरण है। पाषाण यानी पत्थर और धातु से कलात्मक मूर्तियों का निर्माण। इनके टाइम पे जो मूर्तियां बनाई जाती थी वो पत्थर की और धातु की बनाई जाती, जैसे कांसे की। दक्षिण पूर्वी एशिया तक चोल कालीन मूर्तियों का विस्तार हुआ। ठीक है जी, मतलब चोल साम्राज्य के टाइम पे जो बनाई गई मूर्तियां, उनका विस्तार दक्षिण पूर्वी जावा, सुमात्रा, इधर की तरफ, इंडोनेशिया की तरफ था। लिटरेचर की बात करें, आप अच्छा ये बताओ, इनका जो लिटरेचर होगा, भाषा कौन सी होगी? तमिल भाषा। ठीक है जी। चोल काल में तमिल भाषा व साहित्य का सर्वाधिक विकास हुआ मान लिया। इस काल के तमिल लेखों में जयंगोंडार तमिल लेखक था, राइटर था तमिल भाषा का। कौन? जयंगोंडार का नाम क्या है? प्रमुख है। चोल राजा कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि था। समझ में आ गई बात? ये कुलोत्तुंग वही है जिसने क्या किया था? इसने क्या किया था? चिदंबरम के जो मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति लगी हुई थी ना, उसको उखाड़ के समुद्र में फेंकवा दिया। और क्योंकि ये खुद क्या था? शिव का भक्त है, इसने शिव की मूर्ति वहां लगा ली। ये क्या था? कौन? कुलोत्तुंग। इसके दरबार में एक तमिल कवि था जिसका नाम क्या था? जयंगोंडार। बाकी पीडीएफ में आपको ये डाटा मिल ही जाएगा। इसने कलिंग नूपर्णी नामक ग्रंथ की रचना की। अब ये कवि था तमिल भाषा का, ठीक है, मान लिया राजकवि था, तो इसने कुछ लिखा भी होगा। हाँ भाई लिखा है। क्या लिखा है? कलिंग निपुर्ण लिखा है। इस ग्रंथ में तो कुलोत्तुंग प्रथम के कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है। इसने क्या कहा कि कुलोत्तुंग ने क्या किया? कलिंग युद्ध भी किया। क से कुलोत्तुंग और क से कलिंग। और कौन से साम्राज्य में? चोल साम्राज्य में। कुलोत्तुंग तृतीय के शासनकाल में कंबन नामक प्रसिद्ध कवि हुए। कौन? कंबन। अब क से कंबन, क से कुलोत्तुंग, जिन्होंने तमिल भाषा में, तमिल में रामायण या रामावतारम को लिखा। क्वेश्चन पूछेंगे, तमिल भाषा में रामायण या फिर रामावतारम किसने लिखा? बताओगे? क्या बताओगे? आपने बताना है कंबन। ठीक है जी, तमिल भाषा में। आगे है, इसमें तमिल साहित्यों का महाकाव्य कहा जाता है। तमिल साहित्य क्या बोलते हैं इसको? महाकाव्य। इस काल के अन्य ग्रंथों में शैलिकलार द्वारा रचित पेरियार पुराणम, तिरुक्त देवर की जीवक चिंतामणि, पुलगेदी की नलवेम्ब
आदि प्रमुख रूप से सम्मिलित है। भाई ये तमिल भाषा के शब्द है, थोड़ा सा बोलने में होती है दिक्कत, लेकिन आप जब नाम पढ़ लोगे एक बार तो आप टिक कर पाओगे, कोई इतना झंझट की बात नहीं है। आगे बढ़े, चलिए। हाँ जी, ये है वो भगवान शिव की जो नटराज की मूर्ति जो कांसे की बनी हुई है, इसके बारे में देखो भी। चोल राजवंश जो 9वीं शताब्दी में हमें देखने को मिलता है ना, उसमें कितनी मतलब कला के बारे में देखो कितना ज्ञान था। चोलकालीन मूर्तियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध मूर्ति नृत्य मुद्रा में नटराज की कांस्य प्रतिमा, ये कांसे की बनी हुई है। इस प्रतिमा के ऊपरी दाएं हाथ में क्या है, डमरू है। दायां हाथ कौन सा, डमरू है जी। ये राइट हैंड में आपको डमरू दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है जी। जो सृजन की ध्वनि का प्रतीक माना जाता है, और मतलब कि दुनिया के सृजन का। ऊपरी बाएं हाथ में शाश्वत अग्नि है, और दूसरे हाथ में यहाँ पे शाश्वत आपको अग्नि दिखाई दे रही होगी, अग्नि का ये रूप दिखाया गया, ठीक है जी। जो विनाश का प्रतीक है, सृजन और विनाश, सृजन और विनाश का रूप दिखाया यहाँ पे। एक हाथ में डमरू यानी कि गड़गड़ाहट से बता दिया कि सृजन हुआ, ठीक है जी, लेकिन दूसरे हाथ में अग्नि से यानी कि समाप्ति का भी रूप दिखाया इन्होंने। इस नटराज की मूर्ति का निचला दायां हाथ अभय मुद्रा, निचला दायां हाथ क्या है, ये वाला अभय मुद्रा, अभय यानी कि वरदान देता हुआ, आप कहते हैं ना तथास्तु, ये वाला अभय मुद्रा में है, जो आशीर्वाद देता प्रतीत होता है। इसके विपरीत निचला बायां हाथ उठे हुए पैर की तरफ इशारा कर रहा है, जो मोक्ष के मार्ग को दर्शाता प्रतीत होता है। कौन सा हाथ, ये वाला, पैर की तरफ इशारा कर रहे हैं, मतलब ये सिंबॉलिक वर्ड है कि इंसान का क्या है, मोक्ष प्राप्ति ही क्या है, मेन काम है। नटराज की प्रतिमा में शिव यह तांडव नित्य एक बोने आकृति के रूप में कर रहे हैं, मतलब कि इनकी जो आकृति है बोना यानी कि छोटा ड्राफ्ट मैन के रूप में कर रही है, ठीक है जी। तो इस चीज को आपने याद रखना है, तो आपको चोल शासक का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। इसके बाद एक और थोड़ी मूर्तियां हैं, वो आप पढ़ लीजिए, और बाकी आप पिक्चर अगर देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। कहते हैं शिव की हवा में लहराती एवं उलझी जटाएं गंगा नदी के प्रवाह के समान प्रतीत होती है। अब वैसे भी देखते हो, हाँ दिखाया जाता है ना कि जो गंगा नदी है भगवान शिव की जटाओं में है, तो जो जटाएं इनकी बिखरी हुई हवा में लहराती हुई, तो ये दिखाया जाता है कि गंगा नदी है वो। नटराज की मूर्ति अर्धनारीश्वर के रूप में भी जानी जाती है। जो नटराज की मूर्ति है वो अर्धनारीश्वर, मतलब आधा भाग माता पार्वती का, आधा भाग जो है शरीर का भगवान शिव का है। मूर्ति के कान में पुरुष का आभूषण, जबकि दूसरे कान में स्त्री का आभूषण है। एक कान में पुरुष का आभूषण और एक कान में लेडीज वाला आभूषण होता है, जो पुरुष और स्त्री के विलय का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त शिव की नटराज की मूर्ति प्रकार के प्रभा मंडल से घिरी हुई है। प्रभा मंडल यानी पीछे क्या है, ललाट, जो मतलब की रोशनी होती है, जो समय के अंतहीन चक्कर को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। विदित है कि नटराज की एक विशाल प्रतिमा त्रिचनापल्ली, कौन, त्रिचनापल्ली के त्रिभंगरम कुलम से प्राप्त हुई है। ऐसे ही नटराज की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, त्रिभंग से प्राप्त हुई है। आगे देखें, चोलकालीन प्रमुख मंदिरों के अंतर्गत राजराज प्रथम द्वारा तंजौर में निर्मित राजेश्वर मंदिर, जिसे बृहदेश्वर मंदिर भी बोलते हैं, जो मैंने आपको पिक्चर में दिखाया, राजेंद्र प्रथम द्वारा क्या किया गया, इसका मतलब इसको आगे बढ़ाया गया। निर्माण तो किसने करवाया था, राज प्रथम ने, ठीक है जी। ये आपका गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर है, आप देख सकते हो इसको, कौन सा मंदिर है, गंगईकोंड चोलपुरम। आगे बढ़े, हाँ जी, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है जी। तो आपका चोल वंश का कोई भी क्वेश्चन यहाँ से छूटने वाला नहीं है।